Next main heading is second and third law of thermodynamics. चलो कॉपी कर लिया क्या सभी ने? आदित्य अजय की कॉपी हो गया है? यस सर। देखो पता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज नॉट we can say it is not false, it is not incorrect at all. ये 100% true है. Energy is always conserved, cannot be created nor be destroyed. We can just convert energy from one form to another. हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कंजर्वेशन हमेशा होगा. फिर हमने ये हेडिंग क्यों लिखी? लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बेसिकली लिमिटेशन में इसमें ये काउंट होता है. फर्स्ट लॉ में मैं ये तो बताया एनर्जी इज कंजर्व, बट उसके साथ साथ जहां पे एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, हमें ये नहीं सजेस्ट किया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी. इफ दिस टू बॉडी कम्स इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, इसने 25 जूल हीट लूज किया, इसने 25 गेन किया. दैट इज सजेस्टेड बाय फर्स्ट लॉ. बट first law did not suggest when this two body comes into contact with each other, then heat will flow from this body to this body or body 1 to body 2. 2 से 1 या 1 से 2 कहां पे heat flow होगा ये सजेस्ट नहीं किया. इज दैट ओके? तो कुछ इसमें गलत नहीं है, बट इतनी इंफॉर्मेशन जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है काफी बार उतनी इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ से नहीं मिल पाई. कोई डाउट इसमें? It does not suggest the direction of flow of energy. Second limitation, it does not give idea about visibility of any change, process or reaction. कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा. जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल. कार्बन को तुमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, CO2 बना. लेट से यहाँ पे 50 किलो जूल हीट रिलीज हुआ. क्लियर? इतना एनर्जी कंबशन में रिलीज हो गया. जब तुम CO2 से C plus O2 बनाओगे तो 50 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाएगा. यहाँ रिलीज हुआ माइनस, यहाँ पे एब्सॉर्ब हुआ प्लस. बट क्या फर्स्ट लॉ ने हमें ये बताया कि रिएक्शन भी पॉसिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं? कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन नहीं बनाया जा सकता.
क्लियर? तो फिजिबिलिटी कौन सा चेंज होगा कौन सा चेंज नहीं होगा उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इज दैट ओके? सेकंड लिमिटेशन. क्या कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. देखो, अब फर्स्ट लॉ में जो लिमिटेशन थे वो सेकंड लॉ ने एलिमिनेट किए, रिमूव किए. हमें कुछ कम इंफॉर्मेशन मिलेगी फर्स्ट लॉ से, तो सेकंड लॉ से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. क्लियर? So basically, second law we don't have a single statement for the second law. इसके लिए हमारे पास कुछ वेरियस स्टेटमेंट है. अब उन वेरियस स्टेटमेंट को हम देखेंगे. अलग-अलग साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग अलग-अलग इंटरप्रेट किया है, अलग-अलग सजेशन दिया. क्लियर? So we'll see the sum of the statement for the second law. First one. कॉपी करो जल्दी से इतना.
चलो एक्सप्लेन कर दूं मैं भी। हो गया। सर हो गया लिखा हूँ। चलो देखो, अगेन कुछ 6-7 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से मैंने 3-4 स्टेटमेंट्स बोर्ड पर लिखे हैं। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट हेल्प ऑफ यूज एक्सटर्नल एजेंसी और वर्क। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो। एक बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री, दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस। हम जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पे हीट फ्लो। दिस इज नॉट पॉसिबल। जनरली हीट का फ्लो होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्लियर? लो से हाई पे एनर्जी फ्लो नहीं होगी। यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया गया है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी और वर्क। क्या इसका मतलब ये है, विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी और वर्क कैन बी फ्लो हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर? क्या ऐसा पॉसिबल है? 10 को मैं 100 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में लाऊंगा तो 10 का टेम्परेचर और कम हो जाएगा, 100 का और बढ़ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये जो लिखा है इसका मतलब तो यही होना चाहिए। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई एग्जांपल तुम बता सकते हो मुझे जिसमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को फ्लो करवा रहे हो? एनीवन? एनी एग्जांपल? चलो हिंट देता हूं, तुम में से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ये एग्जांपल इसके यूज नहीं किए होंगे अपनी लाइफ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज किए होंगे। रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस। स्टिल 7 डिग्री सेल्सियस में तुम एक कुछ भी लेट से तुमने रखा हॉट मिल्क, वो जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस था, वो रेफ्रिजरेटर उस हीट को वहां से फ्लो करवाएगा आउटसाइड द सिस्टम, रूम में, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से हमने हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो करवाया। सेम एयर कंडीशन में भी। तो ये सब पॉसिबल है यदि कोई एक्सटर्नल एजेंसी आ जाए पिक्चर में। सेकंड, it is not possible to convert 100% of it into desired mechanical work. जो हीट इंजन होते हैं, हीट इंजन which converts heat into mechanical work. एग्जांपल हमारे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, उसमें हम पेट्रोल को, डीजल को बर्न करते हैं, हीट रिलीज होती है, वो हीट मैकेनिकल वर्क टायर को रोटेट करने में काम आती है।
सो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा वीडियो ब्लॉक हो गया है। अभी सही हुआ है शायद, राइट? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, so 100% heat cannot be converted into desired mechanical work. तो 100% हीट को कभी भी 100% मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जब भी हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करने जाएंगे, देयर विल बी सम लॉस इन द फॉर्म ऑफ अदर एनर्जी। किसी भी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कुछ लॉस होगा। क्लियर? अगेन एनर्जी इज कंजर्व। 100 जूल का जो तुमने हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने गए, हो सकता है 80 जूल मिले, 20 जूल किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट एनर्जी इज स्टिल कंजर्व। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसका। तुम ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे गए, तुमने अपना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया mgh, तुमने उसके लिए मैकेनिकल वर्क किया। क्या तुम्हारा पूरा मैकेनिकल वर्क mgh में कन्वर्ट हुआ है? या ऊपर चढ़ते टाइम तुम्हें फ्रिक्शन लगा, तुम्हें एयर का ड्रैग लगा, तुम्हें दूसरे जो आसपास रीजन के कारण कुछ लॉस हुआ एनर्जी का? हमेशा कुछ एक्स्ट्रा लॉस होगा। फील कर पा रहे हो? यस सर। Third, for all spontaneous process, entropy of the universe increases. ये टर्म और एंट्रोपी, ये दो नए टर्म हैं जो सेकंड लॉ में इंट्रोड्यूस किए गए टू डिस्क्राइब स्पॉन्टेनिटी, टू डिस्क्राइब फिजिबिलिटी ऑफ एनी चेंज। दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। और फिर अगेन ये भी वही ऑल स्पॉन्टेनियस। अच्छा, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या लगता है, क्या होता है, क्या समझते हो स्पॉन्टेनियस वर्ड से? एनीवन? क्विकली होने वाला। इमीडिएटली, क्विकली होना सर। काफी बार एक कंफ्यूजन में रहता है, स्पॉन्टेनियस मतलब क्विक होना, इमीडिएट होना, ऑन द स्पॉट होना सर। but this is not the definition ऑन of इट्स ओन। कभी भी होना। spontaneous का। मेरे को बोलने दो भी। spontaneous का जो मीनिंग होता है वो होता है on its own. It is not instantaneous. There are two different terms. एक होता है spontaneous, एक होता है instantaneous. जो instantaneous है वो immediate होता है, fast होता है, but spontaneous का मीनिंग होता है change which can occur on its own without help of any external agency. बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से जो खुद से हो जाए, on its own, ये इसका मीनिंग होता है। काफी बार मिसकंसेप्शन रहता है, स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियस सिमिलर टाइप लगते हैं हमें। क्लियर? मैं लिखा हूं ऐसे डिटेल में। So all spontaneous process are thermodynamically irreversible. Irreversible मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है। इसका एक एग्जांपल लेता हूं। ये मार्कर का केप लिया, क्या ये मार्कर का केप कभी भी अपने आप ऊपर जाएगा क्या? नहीं। ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। क्लियर? ऊपर जा अपने आप नहीं जाएगा। मैं खुद एक एक्सटर्नल एजेंसी हो गया, इसके लिए मेरे हेल्प की रिक्वायरमेंट हुई। मैं इस पे जैसे ही फोर्स में मूव करता हूँ, क्या अपने आप नीचे आ गया वो? सर क्या वो नीचे आने वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया? हाँ सर। तो स्पॉन्टेनियस, अच्छा जो नीचे आया, क्या इस जब ये नीचे आ रहा है कुछ फोर्स बैलेंस है क्या इस पे? किसी भी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है mg, क्या अपर डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है उस पर? Is there any force in the upper direction? नो। buoyancy force। तो buoyancy ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो अच्छा चलो, buoyancy भी लग गया ऊपर, नीचे mg लगा, क्या mg का मैग्नीट्यूड buoyancy से काफी ज्यादा है इस केस में? हाँ सर। So force are not balanced, pressure are not balanced, equilibrium is not there, so process reversible होगा या irreversible होगा? irreversible। तो जितने भी प्रोसेस खुद से होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं? irreversible, क्योंकि उनमें एक फोर्सिंग फैक्टर रहता है जो उन्हें डिराइव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे। Spontaneous means process which can occur on its own without help of any external agency or external work. They may require initiation. कभी कभी ये हो सकता है कि उन्हें इनिशिएट करना पड़े, बट एक बार इनिशिएट कर दिया तो फिर खुद से होंगी। एग्जाम्पल, कंबशन रिएक्शन। एक बार तुमने इस हाइड्रोकार्बन को बर्न करना स्टार्ट कर दिया तो वो बर्न कंबशन खुद से होता रहेगा जब तक कि पूरा कंबशन बर्निंग ना हो जाए। बट यस, वी नीड टू स्टार्ट द कंबशन। तो कुछ केसेस में दे मे रिक्वायर इनिशिएशन, इन सम केसेस दे नॉट रिक्वायर इनिशिएशन, अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। कुछ केसेस में स्टार्ट करना पड़ता है, बट एक बार स्टार्ट होगी तो फिर खुद से पूरी होगी। इज इट ओके? Okay, sir. अश्विन, अथर्व, Yes, sir.
कॉपी करो, फिर पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं। Well, sir. स्पॉन्टेनियस हमने डिफाइन किया, जो प्रोसेस चेंज रिएक्शन खुद से हो सकते हैं उन्हें स्पॉन्टेनियस कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, सेकंड लॉ में हमें ये भी बताया गया है कि कौन सा प्रोसेस खुद से होगा, मतलब फिजिबल होगा, कौन सा खुद से नहीं होगा, नॉन फिजिबल होगा। So what are the criteria, what are the factors which can decide the spontaneity of any change, कि खुद से होगा या नहीं होगा। फर्स्ट वन, एनर्जी और एंथैल्पी क्राइटेरिया, जो हमें काफी सूट होता है, समझ में आता है। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ते आए हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे डी एक्साइट होना होता है तो खुद से हो जाता है, बट ऊपर एक्साइटेशन के लिए उसे वेट करना पड़ता है एक फोटोन का। जब तक एक फोटोन उससे स्ट्राइक नहीं होगा वो एक्साइट नहीं होगा, एनर्जी नहीं बढ़ाएगा। बट एनर्जी कम करना है तो कभी भी खुद से कर लेगा, एनर्जी फोटोन के फॉर्म में रिलीज करके। सो एनर्जी और एंथैल्पी, if enthalpy of a system decreases during the change then it favors the spontaneity, मतलब खुद से चेंज होगा यदि डेल्टा एच लेस देन 0 है। एग्जांपल ले लेते हैं इसके कुछ, क्लियर, जहां पे एनर्जी कम हो रहा है और चेंज खुद से हो रहा है। हम बात करें कंबशन रिएक्शन की, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बना रहा है। क्या कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज हो रही है, तो उनका खुद का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, चेंज खुद से हो गया। तो काफी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जहां पे एंथैल्पी लेस देन 0 चेंज खुद से हो जाता है, जिस भी वो चेंज खुद से हो जाए। ये मार्कर को मैं यहां से छोड़ूंगा, अपने आप इसका ये नीचे चला जाएगा क्योंकि इसका नीचे एनर्जी कम हो रहा है, बट ऊपर आने के लिए उसे वेट करना पड़ेगा। जब तक मैं उसे ऊपर लेके नहीं आऊंगा यहाँ से, वो इनफाइनाइट टाइम तक इसी पोजीशन पे रहेगा। जहां पे एनर्जी एंथैल्पी कम हो रहा है चेंज खुद से होगा, क्लियर, जहां पे नहीं हो रहा है खुद से नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है, जब एनर्जी एंथैल्पी ने बता दिया तो फिर हम सेकंड क्राइटेरिया पे क्यों जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जहां पर एंथैल्पी चेंज greater than 0 है, still the change is spontaneous, the change can occur on its own। डेल्टा H पॉजिटिव में भी चेंज खुद से हो रहे हैं, ऐसे भी एग्जांपल्स हमें देखने को मिले, क्लियर। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो मैंने कुछ मेरे पास वाटर बोतल है, वो वाटर बोतल से पानी को फ्लोर पे डाल दिया। क्या वो फ्लोर पे डालने के बाद वेट वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल है कुछ टाइम के 20 मिनट्स 30 मिनट्स 1 आवर सारे वाटर के मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएंगे, फ्लोर पे पानी खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है, फील किया है, ऑब्जर्व किया है हमने ऐसा। हाँ सर। Yes, sir. अब ऐसा हो रहा है, ये बताओ H2O लिक्विड से H2O गैस जाने में एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो बढ़ रही रही है, है। डेल्टा H पॉजिटिव है, एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग, स्टिल द चेंज कैन occur on its own, फिर भी खुद से हो रहा है। मतलब ये अकेला क्राइटेरिया तो नहीं है जो डिसाइड करेगा कि कोई भी चेंज खुद से होगा, that will be spontaneous or it will be non spontaneous, क्लियर।
तो सर सारे चेंजेस जहां पे डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 आ रहा है और वो चेंज खुद से हो रहे हैं, द चेंज इज स्पॉन्टेनियस इन ऑल दोस चेंजेस, प्रोसेस, रिएक्शन, एक कॉमन सी चीज हमने ऑब्जर्व, वो कॉमन फैक्ट ये था, यहाँ पर ये जो बन रहा है इसका रेंडमनेस, इसका डिसऑर्डरनेस यहाँ पे जो पहले था उससे ज्यादा था। गैसेस कैन मूव मोर रेंडमली, मोर डिसऑर्डरली देन लिक्विड। सो रेंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, और ये जो रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है मतलब एंथैल्पी इसको अपोज कर रहा है होने से, और स्टिल द चेंज कैन अकर ऑन इट्स ओन इन ऑल दोस चेंजेस, द रेंडमनेस इज इंक्रीजिंग। तो हमने बोला एक फैक्टर आ गया, एंट्रोपी क्राइटेरिया, इन द वर्ड एंट्रोपी मींस डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर, मतलब इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं, रेंडमनेस क्राइटेरिया, डिसऑर्डरनेस क्राइटेरिया। किसी भी सिस्टम की यूनिवर्स में टेंडेंसी कि अपनी डिसऑर्डरनेस को बढ़ाए, सुन के थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है बट ऐसा होता है। पानी को बॉटल में लिया तुमने, उसको फ्लोर पे डाल दिया, पूरा पानी फैल जाएगा, उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। इवन वी हैव वन कांसेप्ट, द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग, वो अपनी एंट्रोपी बढ़ा रहा है, अपनी रेंडमनेस बढ़ा रहा है यूनिवर्स। क्लियर? सो इट इज अ लॉ ऑफ नेचर कि कोई भी सिस्टम यदि अपनी रेंडमनेस बढ़ा सकता है तो बढ़ाएगा, यदि उसके पॉसिबल है तो एंट्रोपी, अब मैं एंट्रोपी को डिफाइन कर देता हूं, denoted by S, थोड़ा सा नया टर्म है, वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दिस टर्म एंट्रोपी, रेंडमनेस, मतलब ये कहां से कैसे आया है, बट यस वी हैव दिस क्राइटेरिया and we have the term entropy which is the degree of randomness or disorderness of a system. It can also be defined as number of various ways in which molecules of a system can be arranged. एक केस है जिसमें सिर्फ जेबी के बच्चे हैं, क्लियर, उन्हें क्लास में अरेंज किया गया। एक केस है जिसमें जेबी और जे दोनों के बच्चों को मिक्स कर दिया, अब उन्हें क्लास में अरेंज किया गया। सो डेफिनेटली जहां पे मिक्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा रेंडमनेस होगी। जे जेबी मिक्स, मोर रेंडमनेस, मोर वेज ऑफ अरेंजमेंट। समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो इसे? Yes, sir. इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन स्टेट फंक्शन, साइज पे डिपेंड करेगा, और सिर्फ वर्क और हीट को छोड़ के सारे ही वैसे स्टेट फंक्शन होते हैं। चलो ऑर्डर बताओ, सॉलिड का एंट्रोपी ज्यादा, लिक्विड का ज्यादा है, गैस का ज्यादा? गैस का ज्यादा, लिक्विड का सेकंड। यहाँ पे इवन यू कैन हैव सच काइंड ऑफ साइड, सॉलिड और लिक्विड का एंट्रोपी गैस से बहुत कम होता है, डबल ग्रेटर मींस मच ग्रेटर देन।
एंट्रोपी को एस से डिनोट किया जाता है ना, ये एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, एंट्रोपी ऑफ गैस। Entropy of gas at high pressure, entropy of gas at low pressure, which one is more? High pressure. क्यों, क्या रीजन है? देखो, इसको ऐसे इंटरप्रेट करो, मेरे पास इस वेसल में कुछ गैसेस थी, इस गैसेस को मैंने लीक होने दिया, पूरे रूम में इसको बाहर जाने दिया और इसका प्रेशर कम हो गया। क्लियर? कब ज्यादा रेंडमनेस है? पूरे रूम में जब है तब रेंडमनेस ज्यादा है, इस वेसल के अंदर है जब रेंडमनेस ज्यादा है? जब पूरे रूम के अंदर है। सो लो प्रेशर पे ज्यादा रेंडमनेस, ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा वॉल्यूम, राइट? एंट्रोपी ऑफ होमोजेनियस सिस्टम इज लेस, एंट्रोपी ऑफ हेटेरोजेनियस मतलब एक से ज्यादा फेज है, हेटेरोजेनियस इज मोर। H2 होमोजेनियस मॉलिक्यूल, Hi एक हाइड्रोजन एक आयोडीन, हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल, इसका रेंडमनेस ज्यादा, H2 से भी ज्यादा और I2 से भी ज्यादा। Is that okay? Yes, sir. चलो इन दोनों केस में साइन बताओ क्या होगा? स्ट्रेच रबर पे ग्रेटर देन का साइन। गलत। देखो, ये ज्यादा रैंडम है, लूज रबर या स्ट्रेच्ड रबर ज्यादा रैंडम है, कौन ज्यादा रैंडम है? लूज रबर। तो इसका Loose एंट्रोपी rubber. क्लियर? यस सर। बॉइल्ड एग एंड रॉ एग, Raw egg ज्यादा. रॉय Boiled egg. और कोई ऑप्शन Raw egg पूछा तो? sir. रॉय ये एक्सपेक्टेड था तुमसे आंसर कि तुम रॉ एग बोलोगे, इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है वो मुझे एक्सप्लेन करना है। बॉइल्ड एग की एंट्रोपी ज्यादा होगी और एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है। बॉइल्ड एग में एक्चुअली में फ्यूज होता है, कच्चा अंडा है, फोड़ेंगे लिक्विड होता है, बॉइल्ड एग है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सॉलिड एंड लिक्विड, if we go to the molecular level,
हम मॉलिक्यूलर लेवल तक यदि जाएंगे, बॉयल करते टाइम जो एग के प्रोटीन्स पार्ट होते हैं, वो प्रोटीन पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। पॉलीमर जो होता है बड़ा, वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है, उसके कारण उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे एंट्रोपी बढ़ जाता है। सो इन बॉइल्ड एग द protein particles will break down, and in raw egg the protein particles are in the normal form, they are not in the break form. Is that okay? तो फील ऐसा होता है कि ये होना चाहिए, बट आंसर इसका अपोजिट। तुम्हें इन सारे एग्जांपल में डेल्टा एस का साइन बताना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं। प्लस और माइनस साइन रिपोर्ट करना है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर तक जाओ सभी। हो गया। ठीक है, पहले तो मैं आंसर लिख देता हूं। एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, एक बार आंसर देखो।